दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको हम लोग केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। नाउ एज अ बायो स्टूडेंट आपको ये ज़रूर पता होगा कि एनर्जेटिक्स ये वर्ड आपने बायोलॉजी में रेस्पिरेशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, द एनर्जेटिक्स ऑफ रेस्पिरेशन करके, कि क्यों कौन से रिएक्शन में से कितने एटीपी आ रहे हैं, इसका मतलब कि कौन से रिएक्शन में से कितना एनर्जी आ रहा है टेक्निकली स्पीकिंग। तो वहां पर जो एनर्जेटिक्स वर्ड है वो यहाँ पे भी कैसे अप्लाई होगा ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर के साथ साथ, ठीक है। तो क्योंकि अगेन ये बायो के रिलेशन में अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एज वेल एज बायोलॉजी, but the core that we are going to study is in chemistry. Now it's the physics wala thermo deals mainly if I remember, I'm not a physics teacher, but if I remember correctly it deals more with your engines and their output, कि मैकेनिकल एनर्जी कितना बनता है आप लोग, आई थिंक सो इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह वगैरह है। बट अगर एकदम हम बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के तो वो टेक्निकली हम यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है, ठीक है। जैसे कि ये पहली चीज की थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, तो स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिकली स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद एनर्जी चेंजेस ऑफ macroscopic systems. Now this is quite important for you to understand. We usually deal with macroscopic systems when it comes to thermodynamics, means observable change. हम यस आगे जाके हम बातें करेंगे, हाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे ये हो रहा है वो हो रहा है, बट दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल चेंज, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट विद द नेकेड आई। आवर मेन फोकस और मेजर फोकस व्हेन इट कम्स टू थर्मोडायनेमिक्स विल बी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स वेयर देयर इज ऑब्जर्वेबल चेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। Thermodynamics again is not concerned about how and at what rate the energy transformations are carried out. It is more concerned with initial and final states. Why? Because rate का तो लेना देना chemical kinetics से है, कितना जल्दी हुआ I don't care, कितनी एनर्जी लगी कितनी एनर्जी रिलीज हुई, yes that is thermodynamics. Kinetics वाला बोलता है भाई मेरे को एनर्जी से मतलब नहीं है, मेरे को तू बता कितना जल्दी हुआ, टाइम बता। थर्मोडायनेमिक्स वाला बोलता है भाई मेरे को टाइम मत बता, तू मेरे को एनर्जी बता। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट थर्मोडायनेमिक्स में वो बोलता है भाई इनिशियल फाइनल स्टेट्स की बात बता, बाकी सब छोड़ दे, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, दे विल अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। लेट मी गो टेक यू बैक टू वेरी बेसिक थिंग। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने ये देखा कि एक्सेलरेशन कब होता है, अगर कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है तो भी एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो पे तो भी एक्सेलरेशन नहीं है, जब स्पीड बदलती रहेगी तो एक्सेलरेशन है। देखा ना आपने न्यूटन्स लॉस में। वैसे यहां पर है थर्मोडायनेमिक्स, भाई अगर इक्विलिब्रियम में तो मत बात करो, एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम यानी प्रोसेस में जा रहा है ना तब बात करना थर्मोडायनेमिक्स की, सिंपल। ओके, इक्विलिब्रियम में भी बात कर सकते हो या एक इक्विलिब्रियम से दूसरे, तो जैसे आप हाँ जैसे एक्सेलरेशन के लिए आप भाई 0 से चालू करके 10 पे गया या 10 से 20 पे गया, एक्सेलरेशन तो होता ही है, वैसा फंडा है। अच्छा, इसमें जीरोथ लॉ भी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, जीरोथ लॉ भी है, जीरोथ लॉ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है पर केमिस्ट्री में नहीं है, बट हम उसकी बात कर लेंगे ताकि आपको जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 4 लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के। चारों लॉज की हम लोग एक एक बार डिटेल में बात जरूर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए थर्मोडायनेमिक टर्म्स को समझ लो। तो टर्म्स क्या क्या है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जो लोग आप जैसे बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा लर्निंग वगैरह डेफिनेशन करना पड़ेगा, बट इसको रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत सिंपल है। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जिसको हम स्टडी करें वो सिस्टम। जैसे आपको अगर मैं पूछ लूँ कि भाई आपकी ह्यूमन बॉडी को आप स्टडी करो और बताओ कि आपके शरीर को कितनी एनर्जी की जरूरत है। एक डाइटिशियन क्या करता है, डाइटिशियन आपको यही बताता है कि भाई सुबह उठो इतना ठूसो, है ना, 2 पाव खाओ, 4 अंडे खाओ, बताता है XYZ चीजें। इसका मतलब क्या कि कितनी कैलोरी की जरूरत है। कैलोरी क्या है, एनर्जी की जरूरत है, मतलब थर्मोडायनेमिक की बात बता रहा है भाई वो तो डाइटिशियन भी तो एक तरह का केमिस्ट ही हो गया, और आपके शरीर को वो एज ए सिस्टम ट्रीट कर रहा है और वो कैलकुलेशन कर रहा है कि इस सिस्टम को कितनी एनर्जी की जरूरत है।
तो एवरीथिंग दैट वी आर स्टडी, एक चाय के कप से लेके, एक पानी के ग्लास से लेके, हमारे आजू बाजू की एयर से लेकर हमारे शरीर या फिर सन या कोई प्लैनेट, किसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सिस्टम हुआ, और उसके अलावा जो भी कुछ है वो हुआ सराउंडिंग्स. तो एनीथिंग रिमेनिंग इज इन द सराउंडिंग्स, एंड सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, और दोनों मिलाकर बनता है टुगेदर इट इज कॉल्ड यूनिवर्स. यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ये वो वाला एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी वाला यूनिवर्स नहीं है जो कॉस्मोस सीरियल में बहुत दिखाते है ना. अभिषेक उपमन्यु बोलता है ना, क्या करूं मैं, जॉब छोड़ दूं, वो वाला नहीं, वो वाला यूनिवर्स नहीं है ये, है ना. ये वो है थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स है ये, ठीक है. अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये कि सपोज हम लोग, एक एग्जांपल उन्होंने दिया, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, बकवास है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर उसने हमको दिया है भाई दो सब्सटेंस ए और बी बीकर में रखे हुए हैं, और बीकर कंटेन्स द रिएक्शन मिक्सचर, तो हम उसको सिस्टम बोलेंगे, बाकी सब कुछ को हम सराउंडिंग बोलेंगे. सिस्टम इज डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज. ऑफ कोर्स सिस्टम हैज टू बी वेल डिफाइंड ना. सिस्टम में ऐसे रैंडम नहीं बोल सकता, हाँ ये पूरा रूम सिस्टम. जनरली नॉट अ गुड आइडिया टू हैव वेग सिस्टम. मैं बोलूँ ये सिस्टम, अब ये रूम सिस्टम हो गया, तो मैं जिस रूम में बैठा हूँ यहाँ पे टेबल है, लैपटॉप है, पिलो है, एसी है, पर्दे हैं, बहुत कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, तो हर एक चीज़ सिस्टम नहीं हो सकती. कोई एक चीज़ को पिक करो स्पेसिफिक, उसको सिस्टम बताओ. जनरली ऐसा कहा जाता है. ओके. द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द बाउंड्री. तो जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है चाय का कप, तो वो कप जो है वो बाउंड्री है, चाय जो है वो हमारी सिस्टम है, और बाकी कप के बाहर की पूरी दुनिया यूनिवर्स है. ठीक है. टाइप्स ऑफ सिस्टम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान. टाइप्स ऑफ सिस्टम 2 सेकेंड में याद हो जाते हैं. पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज्ड, और तीसरा है आइसोलेटेड. ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड. हमारे इंडियन लोगों के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, चाय का कप. ओपन कप ऑफ टी, गरम चाय की प्याली हो, पिलाने वाली नहीं हो, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है. ओपन कप ऑफ टी अगर है तो उसमें से चाय भी इवेपोरेट होगी, यानी क्वांटिटी भी कम होगी, मैटर जाएगा, और ठंडा तो होगा ही ऑब्वियसली. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर. देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर. ठीक है. क्लोज सिस्टम में क्या है, मैटर नहीं जाएगा, एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर की एक्सचेंज नहीं होगी. मतलब चाय की क्वांटिटी कम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर क्या लगा दिया, आपने सॉसर, बशी बोलते हैं ना अपन मराठी में, बशी लगा दी आपने ऊपर, और वो चाय ऐसे गर्म चाय ऐसे गई ऊपर, टकरा के पानी बन के वापस आ गई, क्वांटिटी कम नहीं होगी, पर ठंडी जरूर हो जाएगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. सो कप ऑफ टी विथ सॉसर, विद लिड या विद सॉसर आप बोल सकते हो, ऑन टॉप. ठीक है, ठीक है. और तीसरा ऑब्वियसली ये हमारा थर्मस फ्लास्क, कप ऑफ टी इन थर्मस फ्लास्क. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल. इसमें एनर्जी भी नहीं, मैटर भी नहीं, पर ये थियोरेटिकल है. ऐसा कोई थर्मस थोड़ी बना हुआ है कि आज मैंने चाय रखी और मैं 15 दिन बाद आया अभी भी गर्म है, ऐसा थोड़ी होता है. वो प्रैक्टिकल नहीं है बात. ठीक है. तो कंप्लीटली आइसोलेटेड होना तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि इम्प्रैक्टिकल बात हो गई, बट हाँ मोर और लेस आइसोलेटेड, मोर और लेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन. तुमको मैंने चाय दिया और एकदम गर्मा गर्म खोलती हुई चाय दी, बोला थर्मस में रखा, इसको ऑब्जर्व करो. कितने देर, प्रैक्टिकली कितने देर ऑब्जर्व करोगे एज अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं करोगे प्रैक्टिकली. खैर कहने की बात ही नहीं. ऐसा तो है नहीं कि आप 1 महीने के बाद आओगे, नहीं चाय अभी भी गर्म है, ये बकवास. ठीक है. तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम बकवास नहीं करते. थर्मोडायनेमिक्स में हम ऑब्जर्वेबल, द ब्यूटी ऑफ thermodynamics as compared to all other aspects that you study in physics and chemistry. जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा रहा था, तो आप खुद बोलते थे कि यार क्या सर, अभी आधा तो हमने एटम कभी देखा नहीं, हाइपोथेसिस पे चल रहे हैं, राइट है ना. वो श्रोडिंजर ने बताया, इसने बताया, हाइपोथेसिस है. बट थर्मोडायनेमिक्स की ब्यूटी ये है कि बॉस ये ऑब्जर्वेबल है. हाँ गैस एक्सपैंड हो रही है, दिख रहा है, ये चीज़ रखी है ठंडी हो रही है, ये चीज़ रखी है गर्म हो रही है, एक्सपेरिमेंट हुआ, हीट निकली, एक्सप्लोजन हुआ, ये चीज़ें दिख रही हैं, ऑब्जर्वेबल है. इसलिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइंस है ये, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली आप दिखा सकते हो, बता सकते हो. इसमें ज़्यादा ये नहीं कि थियोरेटिकली आप कलम घिस रहे हो.
राइट. सो आइसोलेटेड सिस्टम भी ठीक है बोलने के लिए, यस, बट रियलिटी में ये है कि भाई फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपन बात करें, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल. ओके, सो दैट इज योर टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ वी कम टू state of the system. Now this is a term that confuses a lot of students. Let me clarify at the beginning itself. ठीक है. State जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब, स्टेट का मतलब क्या होता है. अब बेसिक साइंसेस के हिसाब से जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है, भाई स्टेट होता है सर सॉलिड लिक्विड गैस, वो होता है स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना, वो बेसिक आइडिया. बट यहाँ पर जब हम स्टेट बोलते हैं, हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहे. लेट मी बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर जब हम स्टेट की बात करें, हम बात करें उसके डिस्क्रिप्शन की, कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है. एक गिवन सिस्टम की परिस्थिति या उसकी कंडीशन या उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो होता है थर्मोडायनेमिक स्टेट. जैसे आपको मैं चाय का कप दूं तो आप ऐसा घोचू जैसा जवाब नहीं दोगे, इसका स्टेट क्या है सर, लिक्विड स्टेट है, वो मेरे को भी दिख रहा है. पर स्टेट का अर्थ यह है कि आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है. डिस्क्रिप्शन इन व्हाट सेंस यू विल आस्क, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. डिस्क्रिप्शन इन द सेंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. 4 चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है. अगर आपको किसी इंसान को डिस्क्राइब करना है फॉर टू अनदर पर्सन, ये मैं एग्जांपल शायद पहले दे चुका हूं, किसी इंसान को डिस्क्राइब करना है तो आप उसके बारे में क्या बताओगे. यस, तो यू हैव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू डिफाइन. जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि एक इंसान, आपको किसी को बताना है अमिताभ बच्चन, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप उसके बारे में कुछ एक उसके फीचर्स डिस्क्राइब करोगे. अच्छा, लंबा आदमी, बाल ऐसे सेंटर पार्टीशन रखता है, सूट वूट पहनता है, भारी आवाज है, दाढ़ी फ्रेंच रखी हुई, डिस्क्रिप्शन, ताकि मैं उसको देख के पहचान जाऊं. तो मुझे ये थोड़ी बताओगे हाँ उसकी 10 उंगलियां हैं, तो ये तो रैंडम इंफॉर्मेशन होगी. वैसे तो मुझे ये बता के क्या करोगे, हाँ सर ये है सिस्टम है, इसमें ये लिक्विड, अरे लिक्विड नहीं, मेरे को प्रेशर बता, वॉल्यूम बता, टेम्परेचर बता, तो मुझे डिस्क्राइब कर सिस्टम को. एंड वो डिस्क्रिप्शन को हम स्टेट बोलते हैं. समझ में आया? वो डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं. तो बेसिकली व्हेन समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में, यू विल एक्चुअली टेल दैट पर्सन कि ओके द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज एज फॉलोज. प्रेशर का वैल्यू इतना है, वॉल्यूम का वैल्यू इतना है, टेम्परेचर का वैल्यू इतना है, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू इतना है. ये जो हमने पहले भी देखा है स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था वहां पर, कि स्टेट का अर्थ वहां पर था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये डिफाइनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना, दैट इज स्टेट. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इसमें एक और जोड़ लो आप, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज n. सो मोल्स. ओके. अब सवाल ये है कि क्या ये स्टेट हमेशा एक जैसा रहेगा? आंसर है नहीं, ऑब्वियसली नॉट. ये स्टेट हमेशा एक जैसा रहेगा नहीं. अमिताभ बच्चन पहले अलग दिखता था, अब अलग दिखता है. पहले उसकी डिस्क्रिप्शन अलग थी, अब अलग है, ऑब्वियसली ना. तो वैसे ही स्टेट ऑफ सिस्टम भी बदलेगा. इनिशियल अगर मैं कहता हूं उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ वोल्स P1, V1, T1 और N1 है, तो हो सकता है कि फाइनल आते आते वो P2, V2, T2 और N2 बन जाए. तो क्या इसमें चेंज हुआ? क्या इसमें चेंज हुआ? आप बोलोगे हाँ सर चेंज हुआ. तो ऑफ कोर्स ना, इनिशियल टू फाइनल आया तो चेंज हुआ, तो आप बोलोगे चेंज. पर केमिस्ट्री में क्या हम उसको चेंज बोलते हैं? नहीं, केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं प्रोसेस. देखो, हर एक वर्ड में आपको टर्म समझा रहा हूं ताकि आप उस टर्म को लेकर कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे. इनिशियल से फाइनल जाने की जो प्रक्रिया है, जो बदलाव है, जो उसमें चेंज आया, उसको आप केमिस्ट्री यानी थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में क्या बोलोगे? प्रोसेस बोलोगे. क्या बोलोगे? प्रोसेस बोलोगे. So here from initial to final it will going. तो we will say initial state से final state जाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे. ठीक है. The process follows a certain path. ठीक है. The process follows a certain path. प्रोसेस का पाथ होता है. बच्चे कई बार प्रोसेस और पाथ को एक ही मान लेते हैं. प्रोसेस अलग होता है, पाथ अलग होता है.
प्रोसेस का मतलब चेंज, पाथ मतलब चेंज कैसे आया, प्रोसेस का मतलब चेंज, पाथ का मतलब किस तरीके से, किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो चेंज आया। इनिशियल टू फाइनल जाने का है, कैसे गए, पाथ। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आते वापस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कार से जाओ, आप ट्रेन से जाओ, आप वॉकिंग जाओ, वट एवर, दैट इज योर प्रोसेस। वॉट पाथ यू टुक, सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप डायरेक्ट आए तो आपका डायरेक्ट पाथ हुआ, आप सी पे जाके फिर बी पे आए, ये अलग पाथ हुआ, आप सी से फिर डी पे जाके फिर बी पे आए, ये अलग पाथ हुआ, दैट इज पाथ। कार लिया, ट्रेन लिया, दैट इज नॉट पाथ। कितने घूम के आए, दैट इज पाथ। फिजिक्स में सेम लॉजिक आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए सिखाया गया था। आपको घर से भेजा घर वालों ने, ठीक है, आपको आप यू लेफ्ट फ्रॉम योर होम टू गो टू स्कूल, यू नेवर रीच्ड स्कूल, यू वेंट टू मूवी थिएटर, फ्रॉम मूवी थिएटर यू वेंट टू रेस्टोरेंट, खाना खाया, वहां से तुम गए कुछ और टाइम पास किया, फिर वहां से गए तुम स्कूल। इसका मतलब तुम्हारा पाथ ये था, तुम्हारा इनिशियल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स था पहले से। मेरे को घर से निकलना है, स्कूल जाना है, मेरा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स था, बट मैं घूम के गया, पाथ अलग लिया मैंने। दैट इज द आइडिया। सो यू हैव प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दो तो मोर और लेस आपका स्टेट डिफाइन हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है उसका भी कारण, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी जनरल सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेगा, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बदलते रहेगा। ठीक है, अच्छा, वी स्पेसिफाई द स्टेट बाय स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल, यही है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं को स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज है, मेजरेबल क्वांटिटीज है, इन्हीं को स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये कि इनको स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट, देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट। तो अभी एक बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब इतना कॉन्सेप्ट टफ वाला कि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, बाप रे, है ना, मतलब कितना डिफिकल्ट है ना ये। तो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ। लेट मी क्लैरिफाई दिस, ओके, लेट मी क्लैरिफाई, बहुत सिंपल है। Suppose you have a sample of water that I have given to you and it is at 25 degrees Celsius initially, and I tell you that you have to reach 50 degrees Celsius. There is one way of doing it कि भाई 25 से हीट करना चालू करो, सीधा 50 पे पहुंचो। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एच यानी कि हीट आपने उसको दी, उसने हीट ली आपसे, मतलब पॉजिटिव, उसने आपसे हीट अब्जॉर्ब की, पॉजिटिव। अब मैं बोलता हूँ 25 से पहले आपने उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया, तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव मिला आपको, H1 पहले फेज में नेगेटिव, फिर 10 से आपने उसको 20 तक हीट किया तो वापस पॉजिटिव बढ़ा, फिर 20 से आपने उसको वापस -5 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया तो फिर उसने हीट लॉस किया, नेगेटिव, और -5 से फिर आप 50 पे लेके गए। इसका मतलब आप उसको घुमा के लेके गए। ठीक है, नाउ व्हेन आई से व्हाट इज योर टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, फाइनल मतलब 50 था, इनिशियल मतलब 25 था, तो मेरा 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो मेरा टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों केस में सेम रहा, तो टेम्परेचर मेरा स्टेट पे डिपेंड किया, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड किया, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड किया, पाथवे पे डिपेंड किया ही नहीं। पर अगर मैं आपको पूछूं इसमें एग्जैक्टली लाइक व्हाट आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, होम एंड स्कूल, करेक्ट, सो होम एंड स्कूल का डिस्टेंस इज सेम ना, द डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स,
व्हाट पाथ यू टेक डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे को मेरे घर से स्कूल अगर चल के जाना है, मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। पर मैं पूरा घूम के गया तो एनर्जी अलग लगेगी, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, कॉमन सेंस। वैसे ही यहाँ पर हुआ ना कि अगर मैंने -10 किया, फिर +20 किया, फिर -5 किया, फिर +50, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, एनर्जी बहुत सारी चेंज हुई, ज़्यादा लग गई एनर्जी, जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, है ना। सो इसीलिए एनर्जी अगर आपको कोई पूछे तो वो पाथ पे डिपेंड कर रही थी, पर टेम्परेचर आपको कोई पूछे तो आप बोलोगे वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा था। इसीलिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 हमने लिखे थे स्टार्टिंग में, ये तीनों हमारे स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। जबकि हीट, एनर्जी और वर्क ये हमारे पाथ फंक्शन है। ठीक है, हीट, एनर्जी और वर्क। आप बोलोगे सर एक्चुअली तो देखा जाए तो हीट, एनर्जी और वर्क एक ही चीज नहीं हो गई। एग्जैक्टली, तीनों के यूनिट सेम है ना, जूल, कैलोरी और अर्ग। जूल भी है, कैलोरी भी है, इनफैक्ट लीटर एटमॉस्फेयर भी है वर्क का, तो ये सब सेम ही है। तो टेक्निकली मैं बोल सकता हूं कि स्टेट फंक्शन के एग्जांपल आपके लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, जबकि पाथ फंक्शन के लिए वर्क है, हीट है और एनर्जी है। करेक्ट, वर्क, हीट और एनर्जी। Sorry, the symbols are work, that is W, Q is heat and energy is H. करेक्ट है। वर्क, हीट और एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। बेस्ट एग्जांपल, अनदर वेरी गुड एग्जांपल आई कैन गिव यू इज ऋषभ पंत एंड चेतेश्वर पुजारा। 50 रन इसने भी मारने, 50 रन उसने भी मारने। भाई साहब ने 500 बॉल खेलनी है, पुजारा ने, पंत ने 20 बॉल खेलनी है। दोनों का नंबर ऑफ रन 0 से 50 फिक्स्ड है, वो स्टेट फंक्शन हो गया। बट दोनों ने पाथवे कितना, एक ने 500 बॉल ले लिए, एक ने 20 बॉल में बना दिए। तो पाथ किसका ज्यादा लंबा? पुजारा का। और छोटा किसका? ऋषभ पंत ने छोटा पाथ लिया, पुजारा ने बड़ा पाथ लिया। उस तरह से आप ले सकते हो। देयर आर मेनी एग्जांपल्स अराउंड यू दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स। वेरी प्रैक्टिकल साइंस। ओके, सो the state variables depends on the initial and final state. अभी internal energy is a state function, ये किस बेसिस पे हमने डिफाइन किया? ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान में रख लेना कि इंटरनल एनर्जी को मैंने स्टेट फंक्शन क्यों बोला। क्या टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है? ये प्रूव किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेके प्रूव किया। टेम्परेचर ऑब्वियसली डिफरेंस इज डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। सो you have internal energy as a state function. Why? Because I just specified temperature depends on initial and final state. तो मैंने temperature को as a state function बता दिया। अब सवाल ये है कि internal energy का temperature से क्या लेना देना है। तो फंडा ये है कि internal energy depends only on temperature, solely temperature पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी किससे पैदा होती है? इंटरनल एनर्जी एटम्स के अंदर, मतलब सॉरी, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जो उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, उनकी ट्रांसलेशनल मोशन, उनके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इन सब से प्रोड्यूस होती है। और उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, या जैसे अगर मेटल है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो उछलेंगे अंदर, वो जंप मारेंगे, वो वाइब्रेट ज़्यादा होंगे, वो ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। फिजिक्स में इसको आपने रेजिस्टेंस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में काफ़ी इनडेप्थ पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिया आपके फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में कि अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये वायर है आपका सिलेंडर, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, और एटम ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। ये एटम, ये स्लो है, तो ये एटम ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, फिर एटम ऐसे मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये फास्ट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा जाएगा, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस। करेक्ट, फिजिक्स में आप पढ़ते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा?
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तो अगर टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। करेक्ट है, सिंपल है। तो इसको देख लेते हैं। Internal energy may be chemical, electrical, mechanical, or any other type. In thermodynamics, we call this as the internal energy U. Now, please understand, in most of the state board textbooks, it is represented by E, which is not wrong, but in NCERT, especially from the NEET point of view, if we say, we have to refer to it as U. Please do not get confused. Which may change when heat passes into or out of the system, work is done on or by the system, matter enters or leaves the system. तो इंटरनल एनर्जी मेनली वर्क या हीट, यानी एनर्जी, हीट, वर्क, वही कैलोरी, वही जूल, उसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई। राइट? अब सवाल ये है कि आप ध्यान से सुनना, सवाल ये है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, बहुत ध्यान से सुनना। सर आपने तो बोला वर्क, हीट और एनर्जी तो पाथ फंक्शन है। आप यहां पर बोल रहे हो एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। और आप ये भी बोल रहे हो कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस व्हेन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन हीट, वर्क। ये तो सर आयरॉनिकल बात हो गई, ये तो गलत बोल दिया आपने। ये आया ना दिमाग में कि इंटरनल एनर्जी मैं बोल रहा हूँ हीट पे डिपेंड कर रही है, और मैं बोल रहा हूँ हीट तो स्टेट पाथ फंक्शन है, तो मैं इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन क्यों बोल रहा हूं? तो ये सवाल है, इसका जवाब सिंपल है। जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसका चेंज आपके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, इंटरनल एनर्जी की फाइनल वैल्यू, इनके ऊपर इसका स्टेट, पहली बात तो इनका जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है। और वही है बाय डेफिनेशन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन है। अभी हीट के पास होने से या जाने से क्या फर्क पड़ा? हीट के अंदर आने या जाने से क्या फर्क पड़ा कि टेम्परेचर बदला। जब हीट विल लीव और एंटर द सिस्टम, क्या होगा? टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी। तो बिकॉज वो डायरेक्टली रिलेटेड टेम्परेचर से है, वो हीट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसीलिए वो स्टेट फंक्शन है। आई होप ये क्लियर हुआ। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म दैट फिजिक्स में बहुत इसके ऊपर आपने रिसर्च की होगी, वर्क। फिजिक्स में तो पूरा टॉपिक इसके ऊपर डेडिकेटेड है वर्क पे, बट यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक वर्क की बात कर रहे हैं। अब सवाल अगेन यही है कि थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है सर? फिजिक्स में तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि भाई वर्क क्या होता है फिजिक्स में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। फिजिक्स में भाई ये फोर्स है, एक्स फोर्स है, उसने वाई डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स इंटू वाई वर्क हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? ये सिस्टम है, सिस्टम ने इतना काम किया या सिस्टम पे काम हुआ। जैसे मैंने खाना खाया तो बाहर से मुझे एनर्जी मिली, तो सिस्टम पे मैं सिस्टम, बाहर से मुझे एनर्जी मिली। मैंने सुबह सुबह उठ के मस्त एकदम ब्रेड बटर खाया तो बाहर से मुझे एनर्जी मिली, तो सिस्टम पे काम हुआ। फिर मैं चल के वॉक पे गया, लंबे वॉक पे गया, तो सिस्टम ने काम किया। वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, टू डिफरेंट थिंग्स। दिस इज थर्मोडायनेमिक वर्क। क्यों? क्योंकि अगर मैं चलूंगा मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आई विल स्वेट, तो मैं एनर्जी बाहर फेंकूंगा, वो शरीर गर्म होगा, इसका मतलब कि आई एम डूइंग वर्क। और अगर मैं खाना खा रहा हूं तो वो खाना अंदर जाके सेल्स में मुझे एनर्जी देगा, अगेन समथिंग एल्स इज डूइंग वर्क ऑन मी। अग्रीड? सो वैसे ही थर्मोडायनेमिक वर्क सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखना है कि सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम खुद कर रहा है। करेक्ट? सो लेट्स से वी टेक अ सिस्टम, एक एग्जांपल उन्होंने लिया है, मैं मार्क नहीं कर रहा, बकवास है, समझ लो। वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और इंसुलेटेड बीकर। तो इसमें एक चीज तो पक्की है, थर्मस फ्लास्क या इंसुलेटेड बीकर बोल दिया मतलब कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब हीट का एक्सचेंज ना हो
तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबैटिक। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक सिस्टम। तो आप बोलोगे सर ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड क्यों नहीं कहते? ये भी सवाल आज बहुत जेन्युइन सवाल है। सर आपने थोड़ी देर पहले तो आइसोलेटेड कहा था। हाँ, फॉर योर इंटेंट्स एंड पर्पसेस आप इसको आइसोलेटेड बोल सकते हो। यस, डेफिनेटली बोथ आर द सेम। एडियाबैटिक एक्चुअली वी रिजर्व द टर्म फॉर प्रोसेस रादर देन सिस्टम। तो यही एडियाबैटिक हम लोग प्रोसेस को कब बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तब उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो थर्मस में चीजें एग्जाम्पल अगर रख दी हैं तो एग्जाम्पल वो एडियाबैटिक का हो जाता है। और ऑब्वियसली द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम इज कॉल्ड द एडियाबैटिक वॉल। पहले उसको सिर्फ बाउंड्री बोलते थे, अब नया नाम दे दिया, अब बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल। पहले वही हुआ ना, एडियाबैटिक वॉल एक टाइप की बाउंड्री होगी। ठीक है भाई। अब सवाल ये, उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, उसको मार्क करने की जरूरत थी, वो एमसीक्यू में नहीं आता। समझा देता हूं। फॉलो माई कर्सर। लेट्स से देयर इज अ स्टेट which is inside that thermos flask or whatever. The state we call it as A, मतलब इनिशियल स्टेट को मैंने बोला स्टेट A। टेम्परेचर है TA, इंटरनल एनर्जी है UA। इनिशियल को मैंने कहा स्टेट A, अब वो 1 नहीं बोल रहे, वो A बोल रहे। टेम्परेचर TA, इंटरनल एनर्जी UA। ठीक। अब देयर आर 2 ways to change the state of the system. पहला तरीका है स्टेट को बदलने का, यू डू मैकेनिकल वर्क ऑन दिस। 1 किलो जूल का मैकेनिकल वर्क कर लो अभी, और उसको स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज करो। इस सिस्टम पे वर्क करो और इसको फाइनल स्टेट तक लेके जाओ, जहां पर अब टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। आप लोग के दिमाग, बायो स्टूडेंट के दिमाग में ट्यूबरक्लोसिस पहले आता है टीबी सुन के। ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB कहते हैं। और उसको डिस्कवर किसने किया था? प्रूफ किसने किया था ट्यूबरक्लोसिस को? इट्स ऑल्सो कॉल्ड कोच डिजीज। सम पीपल प्रोनाउंस इट एज कॉक्स डिजीज। रॉबर्ट कॉक, वेरी इंपॉर्टेंट गाय, ही गेव अस द कॉन्सेप्ट। आज की तारीख में जो हुआ मचा हुआ है पैंडेमिक में, कोविड की वैक्सीन किस बेसिस पे बनानी है, वो आइडिया किसने दिया था? एक्चुअली भाई साहब ने दिया था, रॉबर्ट कॉच ने। उन्होंने बताया था कि हर डिजीज का एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, ये वो। फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कवर, उसके ऊपर फिर बिल्डअप हुआ। लुइस पैस्चर आए, उन्होंने ये बताया माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। फिर स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर आए, फिर सॉक आए, उन्होंने पोलियो का वायरस बनाया। पूरी हिस्ट्री है उसके पीछे। बट हाँ, वो ज़रूरी है, रॉबर्ट कॉच, दे आर कॉल्ड एज कॉच पोस्टुलेट्स बाय द वे, वेयर ही प्रूव्ड कि हर बीमारी का पर्टिकुलर एंटीजन, एक एंटीबॉडी, एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो उस बीमारी के लीजन में ज़रूर मिलेगा। मतलब टीबी के पेशेंट के लंग में से टीबी का बैक्टीरिया मिलेगा, ये उनका कहना था। अर्ली 19th सेंचुरी में ये चीज़ इतनी ऑब्वियस नहीं थी जो आज अपने को बड़ी ऑब्वियस लगती। हाँ, अभी के बच्चे को बोलेगा तो बोले हाँ सर, टीबी के पेशेंट में तो टीबी का ही बैक्टीरिया मिलेगा ना। हाँ, बट ये चीज़ उस समय 200 साल पहले नहीं पता थी लोगों को, बहुत बड़ी बात थी। Anyway, coming back to this, so the first way that they say is भाई तुम काम कर लो सिस्टम पे, 1 किलो जूल का काम कर लो, और टेम्परेचर अब बढ़ गया। अब वो बोल रहा है भाई टेम्परेचर TB was greater than TA, तो चेंज was what? TB minus TA। सेम वे इंटरनल एनर्जी भी UB हो गई और उसका चेंज भी UB minus UA हो गया। दैट इज वन वे। तो मैकेनिकल वर्क करके उसको बढ़ा सकते थे। दूसरा उसने बोला भाई सेम चीज अब इलेक्ट्रिकल वर्क कर, चल फंडा वही हुआ, TB minus TA, सेम फंडा रहा। एक तरीका है मैकेनिकल वर्क करके, दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क करके।
मैकेनिकल वर्क वाला केमिस्ट्री वालों ने रख लिया थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रिकल वर्क वाला फिजिक्स वाले ले गए। ये हुई रियलिटी थर्मोडायनेमिक्स की। जब साइंस बना तो जैसे राक्षसों और देवताओं का झगड़ा हुआ था अमृत के लिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों का झगड़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो एक बोले भाई हम इलेक्ट्रिक वाला ले लेते हैं, या हम बोले चलो ठीक है हम मैकेनिकल वाला ले लेंगे। तो जब पिस्टन होगी, गैस होगा, वो सब होगा, मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो हमारा, और जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ये वो फिजिक्स वाले ले गए। बट इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने रख लिया। सो यहाँ पे ignore the jokes, please concentrate on the chemistry. Okay, so J.P. Joule, he was the one who conducted these experiments, and he was able to show, now this is an important statement here, J.P. Joule was the one who showed that the given amount of work done on the system, irrespective of path, जैसा वर्क जो है किया आपने, इलेक्ट्रिकल वाला किया, मैकेनिकल वाला किया, वो फर्क नहीं पड़ता, it brought about a change of state. कैसे पता चला चेंज ऑफ स्टेट? भाई उसने बोला टेम्परेचर। तो उसने बहुत ही सिंपल काम किया, ये ले, ये पानी का बीकर है, इसको तू मैकेनिकल वर्क कर तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क कर तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ये उसका कहना था। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया उसने। So they used to, what they used to do, or what they used to do at that time was they used to fix the parameters कि okay, I know electrical work का पैरामीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, फिजिक्स में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क का पैरामीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सो आई नो मुझे 1 किलो जूल करना है तो 1 वोल्ट 1 कूलम, तो आई नो फिक्स अमाउंट। सो आई नो कि मेरे को इतना ही वर्क करना है, 1 किलो जूल वर्क से इतना टेम्परेचर का फर्क आया। सो आई स्टार्ट विथ फिक्स्ड क्वांटिटीज टू मेजर देम कंपेरेटिवली। Okay, so that way they conducted these experiments. So people write joules and Faradays and all those things. Ideally you're not supposed to, but of course who cares? I mean, especially अपने देश में इंग्लिश तो आपको PCB आता है, PCM आता है तो इंग्लिश गई तेल लेने। बट ठीक भी है, आपकी एग्जाम इंग्लिश मेजर नहीं करी तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू वरी अबाउट योर MCQs and your cracking your NEET exam. So you have, of course, so there is an internal energy concept again, that is a lot of things will become repetitive after a while in this, of course. Internal energy state function bata diya, adiabatic work, that is WAD, is required to bring about a change in the internal energy. Delta U is U2 minus U1, which is WAD. Now why is this? Why is change in internal energy equal to adiabatic work? This statement becomes a very important statement for you. So you have change in internal energy becomes equal to adiabatic work is because when I say the word adiabatic, correct, there is no change in heat. मैं सिर्फ वर्क नहीं बोल सकता, मैं एडियाबैटिक वर्क बोलूंगा तो सही है। इसका ये मतलब है कि भाई so internal energy is a state function, hence proved. Okay, by conventions of IUPAC in thermodynamics, positive sign expresses that work is positive, work is done on the system. Now Cartesian sign convention जिसको आप बोलते हो, या sign convention for work, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग है, वहाँ का लॉजिक वहाँ लगाना, वो मुझे पूछना भी मत, मेरे को केमिस्ट्री वाला लॉजिक पूछना, ठीक है। केमिस्ट्री वाला लॉजिक बोलता है बहुत सिंपल है भाई, जब तुम मेरे पे, मैं सिस्टम हूँ, तुम मेरे पे काम कर रहे हो पॉजिटिव, क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मैं मेहनत करूँगा, मैं एनर्जी खर्च करूँगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव। बहुत ही सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, वेरी वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। The best way to understand this in chemistry without any confusion at all, think of yourself as the system. जब आपको वो क्वेश्चन बोलता है
देयर इज अ गैस इन द सिलेंडर. थिंक, तुम सिलेंडर के अंदर हो, तुम गैस हो. स्टूपिड है आई नो, बट थिंक ऑफ इट दिस वे. एक्सपैंड हो रहे हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर पे पिस्टन रखा है, तुमको मेहनत करनी है, पिस्टन उठाना है. तुमने एनर्जी लूज की कि गेन की? एनर्जी लूज की. तुमने मेहनत की, वर्क किया, तो नेगेटिव. बहुत सिंपल, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है. तो ज्यादा उसमें मैथ्स का दिमाग नहीं लगाना है, उसमें लॉजिक वाला दिमाग लगाना है. चलो, गुड. सो यू हैव वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, है ना. डेमोक्रेसी जैसा ही है. खैर, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, व्हाटएवर. Abraham Lincoln would be proud of thermodynamics. So you have state functions like volume, pressure, temperature. Now it's becoming repetitive after a while. Volume, state function. Heat is basically exchange of energy. Now heat को वो लोग ने Q बोला है, एंथैल्पी यानी एनर्जी को H बोला है, which is so stupid. Trust me, that is so stupid. They have used the word H for energy or enthalpy where they could have used E, and they have used the word Q for heat where they should have used H. But please remember this so that you don't get confused in the future. ठीक है. और फिजिक्स में स्मॉल क्यू मतलब चार्ज होता है. केमिस्ट्री में स्मॉल क्यू मतलब हीट होता है, फिजिक्स में चार्ज होता है. खैर, तो हमारी हीट यानी क्यू. ओके, अगर एडियाबैटिक है तो क्यू इक्वल टू 0 हुआ, हीट का चेंज हुआ ही नहीं. बट अगर एक और सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 लिखने का एडियाबैटिक में कि क्यू इक्वल टू 0. नाउ we don't write delta q, we always write q equal to 0. For all others we write delta. Now technically what we are writing is confusing. Yes, when I write q equal to 0, which means I'm writing heat equal to 0. ऐसा तो हो नहीं सकता. But here the notation that is accepted by the IUPAC is not delta q, it is q, which shows that heat exchange. q का मतलब heat exchange, तो वर्ड उसमें ही आ गया. Q का मतलब ही हीट एक्सचेंज है, तो वो Q का मतलब ही हीट एक्सचेंज इज 0 हो गया. So you have Q is 0 in adiabatic. खैर, again same experiment they have done. Temperature TA, उसको हीट दिया, TB गया, चेंज हुआ TB माइनस TA. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ कितना, जितना हीट दिया था उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, बिकॉज वर्क डन नहीं हुआ था. अगर वर्क डन नहीं है तो हीट, अगर वर्क डन नहीं है तो हीट, अगर हीट नहीं है तो वर्क डन. ये सवाल है, और ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई सिस्टम बोलता है भाई अपने को इंटरनल एनर्जी में चेंज मांगता है, कहाँ से देगा तू बता. चल, सिंपल बात है, देखो ध्यान से वो क्या बोल रहा है. भाई मेरे को तो मैच जीतना है, पुजारा जीता है कि पंत जीता है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे जीतने से मतलब है. वैसे सिस्टम बोलता है भाई अपने को इंटरनल एनर्जी चेंज करने में इंटरेस्ट है. अभी तू हीट दे के करेगा चेंज तो मेरे को चलेगा, तो अगर मेरे को वर्क डन करके चलेगा दैट इज ऑल्सो फाइन, या दोनों को थोड़ा थोड़ा करेगा तो भी ओके, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम. विच मीन्स द ब्यूटी ऑफ इट इज हियर दैट इंटरनल एनर्जी का चेंज कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क प्लस हीट. थोड़ा रन पुजारा ने मारा, थोड़ा पंत ने मारा. आई नो आई एम गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज आजकल ये बहुत चल रहा है, तो आपको याद फटाक से समझ में आ जाएगा. सो अगर मेरा इंटरनल एनर्जी का चेंज है तो मुझे तो चेंज करने से मतलब है. तो वो बोलता है भाई या तो तू वर्क प्लस हीट दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ले ले, थोड़ा वर्क थोड़ा हीट, मेरे को मजा आ जाएगा. अगर तेरा वर्क 0 है तो सिर्फ हीट से कर ले, चलेगा. और अगर तेरा हीट 0 है तो सिर्फ वर्क से कर ले, तो भी चलेगा. आई एम हैप्पी इन ऑल 3 सिनारियोस. नाउ दैट इज क्लियर, तीनों में चलता है. और इसी बेसिस पे आगे अभी हम लोग फर्स्ट लॉ बोलेंगे, इसी के बेसिस पे हम लोग फर्स्ट लॉ भी आगे अभी पढ़ने वाले हैं.
यही है बस, ये इतना सिंपल और लॉजिकल चीज को उन्होंने फर्स्ट लॉ बोला है, जो कितना सही है ना। मतलब अगर मैंने खाना खाया, सपोज माई बॉडी रिक्वायर्स 1000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, लेट्स से I get up in the morning, I have a very heavy breakfast of 2000 calories. My body says बॉस मेरे को रिजर्व में एनर्जी मांगता है, तो कैसे लेके आएगा तेरा प्रॉब्लम है। तू आराम करके लेके आ कि तू खाना खा के लेके आ, तो एनर्जी दे। सिंपल, हमारी ह्यूमन बॉडी को आप सिस्टम मान लो। तो मैं उठा सुबह, मैंने नाश्ता किया ढेर सारा, 2000 कैलोरीज मैंने कंज्यूम कर ली, 1000 कैलोरी की ज़रूरत थी, जो बच गया 1000 कैलोरी को मैंने सेव करके रख लिया भाई। वैसे यहाँ पे हुआ हीट और वर्क, जो मैंने कंज्यूम किया और जो मैंने सेव किया, वैसे यहाँ पे हीट और वर्क। तो मैं 1000 कैलोरी का काम कर सकता हूँ, बाकी 1000 कैलोरी सेव करके रख सकता हूँ, बुरे दिन में काम आएगी। जिस दिन खाना नहीं दिया, मेरी वाइफ ने खाना नहीं दिया, तो उस दिन काम आ जाएगा ये जो जमा करके रखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी फंडा है कि भाई इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए हीट लाओ, वर्क लाओ, कुछ भी चलेगा, बस लाओ। यही बस लॉजिक है फर्स्ट लॉ का। खैर, इफ Q इज पॉजिटिव, जब हीट सिस्टम को मिलती है, फिर से सेम हुआ ना, हीट बाहर से सिस्टम को मिली तो Q पॉजिटिव, हीट सिस्टम से बाहर गई तो Q नेगेटिव। तो प्लस W माइनस W हो सकता है, प्लस Q माइनस Q हो सकता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम। सिंपल, इतना इजी साइन कन्वेंशन है ये। वैसे थियरी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। खैर, बहुत ही सिंपल लिखना है। अब जनरल केस में मैंने ये तो आपको ऑलरेडी प्रूव करके दिखा दिया, डेल्टा U वाज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। Q वाज हीट, W वाज वर्क। करेक्ट है। तो वो बोलता है यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो इंटरनल एनर्जी का बदलाव यानी कि चेंज आने वाला है, वो 2 चीज़ों की कंट्रीब्यूशन से आएगा। वो हीट की कंट्रीब्यूशन और वर्क की कंट्रीब्यूशन से आएगा। जिस दिन हीट नहीं मिली यानी एडियाबैटिक हुआ, तो सिर्फ वर्क पे डिपेंड है। जिस दिन वर्क नहीं हुआ, सिर्फ हीट पे डिपेंड है। जिस दिन दोनों हुआ, तो दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्लियर? Now in isothermal process, temperature is not going to change, means delta T 0, और टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो डेल्टा U नहीं बदलेगा, 0। तो Q और W बोलेंगे, Q और W क्या बोलेंगे, हम दोनों एक दूसरे के भाई भाई। जितना हीट आया उतना काम करेगा, जितना काम हुआ उतना हीट आएगा। सिंपल, क्योंकि डेल्टा U 0 है। मेरे को इंटरनल एनर्जी आज बढ़ाने का नहीं, आज मेरे को मन ही नहीं है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि आज मैं आइसोथर्मल है भाई। तो आज मेरे को क्या करना है, मैं 1000 कैलोरी खाया, 1000 कैलोरी चल लिया, मेरा वजन जितना था उतना ही रहेगा। आज मेरे को डाइटिंग नहीं करने का। जिस दिन मेरे को डाइटिंग करने का, मैं कम खाएगा ज़्यादा चलेगा। जिस दिन मेरे को आलस करने का, मैं ज़्यादा खाएगा कम चलेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है ना। ह्यूमन बॉडी को अगर आप सिस्टम की तरह देखो तो कितना ब्यूटीफुल है। सो वही बस यही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है कि भाई जिस दिन मुझे इंटरनल एनर्जी को बदली नहीं करना है, तो Q और W मैग्नीट्यूड में सेम, साइन में ऑपोजिट। माइनस Q बिकम्स W, W बिकम्स माइनस Q, या उल्टा Q बिकम्स माइनस W, चलता है। वर्क अगर किया तो नेगेटिव, वर्क आप पे हुआ तो पॉजिटिव। सही है। तो उस तरह से आप देख सकते हो। इफ W इज 0 एंड Q इज 0, देन मतलब ना ही वर्क हुआ ना ही हीट आई, तो फिर भाई तो फायदा कुछ हुआ ही, फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में बैठा है, कुछ नहीं करूँगा आज, चिल आज नेटफ्लिक्स एंड चिल, कुछ नहीं करना आज, नाश्ता भी नहीं करूँगा, चलूँगा भी नहीं, तो ठीक है। तो कहने का मतलब, ऑल दोज बैड जोक्स अपार्ट, कहने का ये मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्क एज वेल एज द एनर्जी, दैट इज द हीट ऑफ द सिस्टम। So that is what says the first law of thermodynamics. Energy of an isolated system is constant. Of course,
When you say that the system is isolated, which means it is not losing heat, and assuming that the system is not even doing work, it's just there, which means the energy, the internal energy will be completely constant. It is also, वाह आप बोलोगे सर ये क्या है, it is also known as the law of conservation of energy. पूरे स्कूल लाइफ में 3 चीज़ें तो सीखी. स्कूल में 10 साल बच्चे क्या सीखते हैं इंडिया में? पहला, सर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सेकंड, सर सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तीसरा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब ये 3 चीज रट्टा मार के स्कूल से निकले. तो वही चीज को यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला है. सिंपल. तो जिसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्कूल में कहा था, उसी को अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. इस लॉ के बहुत सारे फॉर्म हैं. टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज ट्रू. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज ट्रू. इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अनदर फॉर्म रीअपियर्स. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बट सबका मतलब एक ही है. Now please understand, there is a very beautiful note that they've given you in NCERT. That is just for your understanding. Again, this is not going to be asked in your NEET as such. It's for your understanding. Note को देखते हैं. वो बोलता है, boss, there is a considerable difference between the character of a given thermodynamic property, that is energy, and the mechanical property, that is volume. We can specify an unambiguous value for a volume of a system in a particular state, but never an absolute volume for or value for internal energy. However, we can measure only the changes in internal energy. ये थोड़ा बाउंसर स्टेटमेंट है. सिंप्लीफाई करूं, चलो. वो बोलता है इंटरनल एनर्जी का वैल्यू है U. ये हमको नहीं पता चल सकता, हमको नहीं मालूम कि ये कितना है. इसको बायोलॉजी के सेंस में समझाऊं तो रेस्पिरेशन में आपको बताया जाता है आपके लंग्स में देयर इज सम रेसिडुअल वॉल्यूम. एग्जैक्टली कितनी है मालूम नहीं आपको. आपको इतना पता है मैंने सांस कितनी ली और कितनी बाहर निकाली. अंदर जो जमा है वो तो जमा ही है. तो मुझे डिफरेंस पता है. Another very good simple example, another very good and very simple example is, suppose I don't tell you कि मेरे बैंक अकाउंट में X amount of money. I don't tell you what that amount is. That is my internal energy. पहले से रखा मैंने, मेरे को नहीं बताने का. बट मैं तुमको बोलूँ मैंने 100 रुपया डिपॉजिट किया और 500 रुपया विड्रॉ किया. आप बोलोगे ठीक है सर, डिफरेंस इज -400. You can tell me the change. You can not tell me the initial value. Correct? Same way internal energy का फंडा है. मैं सुबह उठा तो मुझे क्या पता मेरे बॉडी में कितना कैलोरी हीट है, कितना कैलोरी एनर्जी, नहीं मालूम. बट खाना खाने के पहले मेजर कर लिया. एक ऐप है जिस पे बता दिया, अच्छा तूने समोसा खाया, ये ले 2000 कैलोरी हो गई तेरी. एग्जैक्ट अमाउंट इंटरनल आया. फिर वो घड़ी लगा के वॉक पे गया, हाँ ये देख तूने 1000 कैलोरी बर्न कर लिया. चेंज बताएगा, शुरुआत कितने से हुई नहीं बताएगा. सिंपल है. वैसे ही सिस्टम जो है उसमें एग्जैक्टली आपकी इंटरनल एनर्जी शुरुआत में कितनी थी, नोबडी कैन टेल यू. रीजन, उसका सवाल ये बच्चे के दिमाग में आता है, क्यों नहीं बता सकते. क्योंकि अंदर सिस्टम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन, उसके मॉलिक्यूल, उसके एटम, उसकी पूरी जो बॉन्डिंग है, हर एक चीज पर डिपेंड करता है. और हर एक चीज आप अंदर घुस के मेजर नहीं कर सकते हो. इट इज इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाई वी कैन मेजर ओनली द चेंजेस बट नेवर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. Yes? If they give you parameters, that is true. If they give you parameters, अगर उन्होंने आपको एक पैरामीटर दिया, अच्छा इंटरनल एनर्जी ये स्टेट में, ये टेम्परेचर पे ऐसे करो वैसे करो, ये पैरामीटर में डिफाइन करो, आप कर सकते हो. बट इन जनरल आप कभी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते. आपका चेंज बता सकते हो. Now the applications of what we have studied, अभी जो सीखा, यानी जो फर्स्ट लॉ के बारे में बात की, उसका मेन एप्लीकेशन क्या है. तो केमिकल रिएक्शंस विल इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ गैसेस केपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क. एक एग्जांपल लेते हैं. एक मैंने फ्लास्क लिया, मैंने उसमें बीकर फ्लास्क जो भी लिया, एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक गैस निकली. तो वो गैस जब रिलीज होगी और मैंने अगर ऊपर से पिस्टन लगा दिया या छोटा सा कुछ एक बैरियर लगा दिया, तो वो गैस उस बैरियर को पुश करके उड़ने की कोशिश करेगी.
जितना लार्ज स्केल पे ये एक्सपेरिमेंट होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस आएगी, पहली बात। दूसरा, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो गर्म होगी गैस, वो हीटेड होगी, काफ़ी हॉट गैस होगी, तो वो ज़्यादा उसको पुश करेगी। लाइक प्रेशर कुकर ज़्यादा गर्म हो गया तो फट जाएगा ना, क्योंकि वो उसके लिड को पुश करेगा। सेम लॉजिक आपने फिजिक्स में इंजन में जेम्स वॉट ने बताया था, वो आपने पढ़ा होगा। तो कहने का अर्थ ये कि जो गैसेस बन रही है वो मैकेनिकल वर्क करने की केपेबल है एक तो, दूसरा वो हीट जनरेट करने के भी केपेबल है। सो ऑब्वियसली हम इन चेंजेस को जब क्वांटिफाई करते हैं, भाई कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस आई, उसने कितना हीट प्रोड्यूस किया, वो कितना वर्क कर सकता है, ये एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का। तो हमारा जब इंजन चलता है तो जब पेट्रोल चलाया तो गैस बनी, पिस्टन मूव हुआ। जब पुराने ज़माने में कोल के और स्टीम के इंजन चलते थे ट्रेन्स के, किस लॉजिक पे थे, भाई इतना कोल डालेगा तो इतनी गैस बनेगी, इतनी गैस से इतना बड़ा इंजन, इतनी बड़ी ट्रेन चल सकती है। ये था डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको जज करते हैं। अभी के लिए इतना यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं थर्मो को।